हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब आज? दोस्तों, जब भी हमने आपके लिए इलेक्ट्रिक गाड़ी का रिव्यू लाए हैं, हमेशा हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ये गाड़ियाँ रेंज क्यों नहीं बढ़ाती है कंपनी, क्यों नहीं सुनती हमारी बात। अब लगता है एमजी ने हमारी बात सुन ली है और इन्होंने ZS EV में जो अपग्रेड लाया उसमें इसका रेंज को बढ़ा दिया गया। अब क्या वाकई में ये यूजेबल है? क्या सिर्फ ऐसे ही नंबर्स बढ़ाए गए? वैसे तो नहीं है, क्योंकि इसकी बैटरी पैक की साइज़ भी बढ़ा दी गई है और इसकी एक शोरूम प्राइस जो ये वेरिएंट है टॉप मॉडल, ये लगभग 26 लाख पड़ती है। यानी कि अगर आप इंश्योरेंस मिला ले एंड रजिस्ट्रेशन जनरली 5-7 हज़ार ही है आजकल, और ज़्यादा नहीं है मोस्ट स्टेट्स में, तो ये मिला के आपकी प्राइस जो है 27 लाख के आसपास चली जाती है फॉर दिस कार। अब इस गाड़ी के डिज़ाइन में काफ़ी कुछ बदला गया, एक एक करके आपको बताते हैं। तो जब से एस्टर आई है, देखिए एस्टर और ये भाई बहन ही है, वो उसका पेट्रोल वर्जन है और थोड़े और फ़र्क है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से एस्टर इसमें काफ़ी पार्ट शेयरिंग हो गई है एक्सटीरियर में और इंटीरियर में भी। अगर आप एक्सटीरियर में इस गाड़ी को देखते हो तो इसकी ग्रिल को पूरी तरह बदल दी गया है, तो इसको पूरा नया ग्रिल दे दिया गया है। और पहले आपको कैसे वो स्टारी इफेक्ट था ग्रिल पे, वो हटा के अब जो बॉडी कलर है वही रंग का ग्रिल दे दिया गया है। और लोगो जो पहले था उसको आप पुल करके आप पीछे चार्जिंग कर सकते थे, अब वहाँ से लोगो से चार्जिंग हटा दी गई है। उसके नीचे एक कैमरा दे दी गई है फॉर द 360 कैमरा, और जो चार्जिंग पॉइंट है उसको साइड में मूव कर दिया गया है। तो ये एक बदलाव आ गया है इसके अंदर। और जो इसके हेडलैम्प्स है वो एस्टर वाले ही इसमें डाल दिए, तो शार्पर लगते हैं पहले से ज़्यादा। एंड इसकी स्टाइलिंग को चेंज करने की कोशिश की गई है। जो इसका बॉनेट के बाद जो पूरा एरिया है नीचे का, द एंटायर बम्पर, वहाँ पे आप नोटिस करोगे कि कहीं पे भी आपको फॉग लैंप या कुछ दिख नहीं रहा है, और वो पूरी तरह सील्ड है गाड़ी का फ्रंट एंड। सो ट्रेंडी करने की कोशिश की गई गाड़ी को। आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ इट, बट मेरे हिसाब से ठीक है। अगर ये मुझे बाकी सारी चीज़ें दे देगी तो आई शुड नॉट हैव अ प्रॉब्लम पर्सनली टू ओन द कार। सो ओवरऑल गाड़ी के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव किया गया है, और फ्रंट जो है क्लियरली उसमें एस्टर के लुक्स दिखाई देते हैं। और अगर आप ये ZS EV को पुरानी ZS EV के सामने देखोगे तो आप सीधा तुरंत ही बोलोगे कि ये पुरानी वाली है, नई वाली है। तो लुक में काफ़ी बदलाव कर दिया गया। साइड प्रोफाइल में ऐसे कुछ मेजर चेंज नहीं किया गया, छोटे मोटे चेंजेस किए गए। जैसे इसके जो अलॉय व्हील्स है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह कवर कर दिए गए। अब काफ़ी न्यू इलेक्ट्रिक हाइब्रिड गाड़ियों में वो लोग अलॉय व्हील्स को कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि हवा कम जाए उसमें से, और इससे गाड़ी की एरोडायनेमिक्स बेटर हो। यानी कि सिंपल शब्दों में बोलूँ तो वो लोग कोशिश करें कि गाड़ी का रेंज किस तरीके से बढ़ाया जाए इन द बेस्ट पॉसिबल वे, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा के। नेक्स्ट चीज़ आती है इसका जो फ्रंट मिरर है, या दोनों मिरर्स है साइड के ORVMs, उस पर आपको एक और एक कैमरा दे दी गई है। तो इस गाड़ी में आपको 360 कैमरा आता है। अभी ग्राउंड क्लियरेंस ये लोग ने 2021 में बढ़ाया था, तो उसे अभी भी बरकरार रखा गया है। गाड़ी में आपको रूफ रेल्स आते हैं, बट ये यूजेबल नहीं है क्योंकि आपका बड़ा सा सनरूफ दिया जाता है, जिस वजह से आप रूफ रेल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वैसे भी आपके जो डोर हैंडल्स है उस पर भी आपको क्रोम एलिमेंट्स आ जाते हैं, जैसे आपको एस्टर में भी आते हैं। सो ये चीज़ें यहाँ पे बरकरार रखी गई है। रियर से आप जब देखोगे तो आप बोलोगे ये तो एस्टर है पूरी की पूरी, क्योंकि इसके टेल लैम्प्स वैसे ही है जैसे एस्टर में आते हैं। इवन जो रियर का लुक है पूरा, चाहे मैं बम्पर की बात कर लूँ या इवन टेल लैम्प्स के साथ पूरी स्टाइलिंग की बात कर लूँ, यहाँ पे ये एस्टर ही लगती है। देखिए गाड़ी जैसे मैंने आपको बताया दोनों सेम ही है, दोनों की स्टाइलिंग को बदला गया है, बट पीछे से ये पूरी की पूरी एस्टर लगती है। फ़र्क ये है कि आपको इधर एस्टर की बैजिंग नहीं आती है, और MG का लोगो जो है उसको लाल में कर दिया गया। अब ये तो हो गई सारी एक्सटीरियर की बातें। गाड़ी के अंदर जाएं, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा चेंजेस किए हैं एंड इसको ड्राइव भी करते हैं क्योंकि बैटरी पैक अब बड़ा हो गया है। देखिए परफॉर्मेंस में कुछ बदला है कि नहीं। चलो ZS EV में अभी अगर आप इंटीरियर देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए गाड़ी में। तो ये जो एस्टर आती है नई MG की, उससे कहीं ना कहीं इसके इंटीरियर मैच होते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपको नया टच स्क्रीन आ जाता है यहाँ पे, तो टच स्क्रीन की साइज़ बड़ी कर दी गई है, और जो सेम टच स्क्रीन आपको एस्टर में आता है वो इसमें आपको उपलब्ध कराया गया। जो टच स्क्रीन है उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, यूजेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, कभी पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज़ कहाँ है अगर आप इसे पहले बार इस्तेमाल कर रहे हो। इस गाड़ी में आपको रिवर्स कैमरा भी आता है, यानी कि लोअर ट्रिम में रिवर्स कैमरा आता है, हायर ट्रिम में आपको 360 कैमरा दिया हुआ है। और जो 360 कैमरा दिया हुआ है उसकी क्लैरिटी इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई थिंक ये एक एरिया है जहाँ पे MG नीड्स टू क्लियरली वर्क, क्योंकि जो उनकी हेक्टर भी आती है उसकी भी 360 कैमरा इज़ नॉट गुड। मतलब आप
25-26 लाख अगर कोई गाड़ी के लिए दे रहे हो और आपको ऐसा कैमरा मिले तो कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होगे। तो फिर नहीं जो 360 कैमरा, रिवर्स कैमरा ही दे दो, दैट शुड डू द जॉब, बट एटलीस्ट कैमरा क्लियर जो, दैट इज द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट। उसके बाद जो अगला चेंज गाड़ी में आया है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। क्लस्टर इसका कम्प्लीटली डिजिटल है और जो इसकी स्टाइलिंग दी हुई है उसमें एक मेजर बदलाव आया है। तो ये एस्टर से इंस्पायर्ड है, पर क्योंकि ये फुल इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ पे आपके पास जो मीटर्स है उनकी स्टाइलिंग जो है उसको बदल के इलेक्ट्रिक कार फोकस्ड थीम दी गई है यहाँ पे। तो गाड़ी के ये दो मेजर चेंजेस आ गए हैं इसके अंदर। उसके अलावा जो फ्रंट सीट है उसका कंफर्ट वैसे ही है। इनफैक्ट एस्टर और इस गाड़ी की सीट सेम है, सिर्फ जो पैटर्न है, कलर्स हैं, उनमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि एस्टर में आपको रेड सेंटर में आता है, यहाँ पे रेड की सिर्फ स्टिचिंग दी हुई है, सो वो एक डिफरेंस आ जाता है। उसके अलावा सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आप शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हो, लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हो, आपको थकावट फील नहीं होगा। हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया ZS EV को मुंबई टू दिल्ली ड्राइव करते हुए, सो इट हैज़ बीन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। अब इस गाड़ी में सॉफ्ट टच पॉइंट्स भी पहले से ज़्यादा बढ़ गए। तो आपका जो डैश है, आपका जो डैश पे अलग अलग मटेरियल्स हैं, वो अब सारे सॉफ्ट टच हो गए, जिस वजह से जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर, और वो एक रिच फील जो चाहिए ना, रिच फील गाड़ी के अंदर, वो आपको इसके साथ मिल जाता है। गाड़ी में आपके पास स्टोरेज पॉइंट्स भी काफ़ी है। डोर पैड्स में आपकी 1 लीटर की बोतलें आराम से बैठ जाएगी। आपके पास कप होल्डर है और यहाँ पे आपके पास आर्म रेस्ट में भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज दी हुई है, तो इस वजह से स्टोरेज के मामले में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे फ्रंट में आपके पास एक 12 वोल्ट चार्जिंग पॉइंट है और 2 USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं। पीछे भी आपके पास चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। सो फीचर्स के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। आई थिंक जो चीज़ वो लोग कर सकते थे वो ये कि इसको ऑटो डे एंड नाइट मिरर देना चाहिए था, नॉट द मैनुअल एडजस्टेबल। और जिसका सनरूफ है इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बिगेस्ट इन द कैटेगरी। तो आई फील गाड़ी काफ़ी अच्छी है, एयरी है। ओवरऑल आपको कैबिन का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉर फ्रंट रो पैसेंजर्स। म्यूज़िक सिस्टम भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी। ऑफकोर्स अगर आप एक कैटेगरी नीचे की गाड़ी से कंपेयर करते हो जैसे नेक्सॉन EV, तो उसका जो हार्मन सिस्टम है साउंड्स वे बेटर देन दिस। मैं आपको एक बार इस गाड़ी की ऑडियो क्वालिटी भी सुना देता हूँ। सो ओवरऑल गाड़ी का ऑडियो इज गुड बट नॉट द बेस्ट इन द कैटेगरी फॉर श्योर। अब जाते हैं बैक सीट पे देखने को क्या स्पेस दी गई है फॉर रियर सीट पैसेंजर्स। ऑलराइट गाइस, अगर आप ZS EV की बैक सीट देखते हैं, यहाँ पे आप नोटिस करोगे दो चीज़ें स्पेसिफिकली। 3 लोगों का बैठना यहाँ थोड़ा मुश्किल है फॉर सिंपल फैक्ट की गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है। तो एस्टर में हमने ये चीज़ ऑलरेडी ट्राई की जहाँ हमने 3 लोगों को एक साथ बिठा के देखा और उतनी ज़्यादा जगह नहीं है। एंड द सेम स्टोरी इज विद ZS EV एज वेल। यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा जगह नहीं है फॉर 3 पीपल टू सिट। 2 लोग बैठ के जा सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, आपके पास 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर दिए हुए, बट सिर्फ 2 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं। तीसरा बैठेगा तो टाइट रहेगा अनलेस वो एक बच्चा बैठेगा वहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस गाड़ी का आ जाता है कि जो कंफर्ट है फॉर बैक सीट पैसेंजर्स वो उतना नहीं है। उसके 2 मेन रीजन है। सबसे पहला जो इसका थाई सपोर्ट है वो ना के बराबर है ऑलमोस्ट, और दूसरा जो सीट का रिक्लाइन है वो एकदम ऐसा एकदम स्ट्रेट बैठने का सिचुएशन है यहाँ पे। जनरली आपको अगर रिक्लाइन थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तो आपकी सीट कंफर्ट बढ़ जाती है फॉर बैक सीट पैसेंजर्स, बट यहाँ पे आपको एकदम अपराइट सीट दिया हुआ है जिस वजह से कंफर्ट थोड़ा कम यहाँ महसूस होगा आपको। सो ये 2 रीजंस की वजह से रियर सीट इसकी इतनी अच्छी नहीं है। आपके पास सुविधाएं सारी है, मतलब आपके पास बॉटल रखने के लिए सेंटर में स्पेस है, आपके पास कप होल्डर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, आपके पास AC वेंट्स है, पीछे 2 USB चार्जिंग दिए हुए हैं, प्लस आपके पास पेपर वेपर कुछ है तो आप यहाँ बिठा सकते हैं। तो वो सब चीज़ों का प्रॉब्लम नहीं है। और ग्लास एरिया भी काफ़ी बड़ा है, आपके पास ऊपर सनरूफ भी है, तो इस वजह से अगर आपको एरी फील चाहिए तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट कंफर्ट जो है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होने वाली है, स्पेसिफिकली अगर आप एक लंबे सफ़र पे जाने की कोशिश करोगे।
सेकंड इशू आपको ये आएगा कि इसका जो बूट स्पेस है वो बहुत बड़ा नहीं है इन द कैटेगरी। हमने ये सेम चीज़ एस्टर पे भी ट्राई की थी और हमने वहाँ जनरली हम क्या करते हैं 3 सूटकेसेस डालते हैं, एक स्मॉल मीडियम लार्ज। अब ये जो कैटेगरी गाड़ी है वो क्रेटा सेल्टॉस वो कैटेगरी में आती है और जब हमने दूसरी गाड़ियों में सूटकेसेस बिठाए तो वो तीनों स्मॉल मीडियम लार्ज तो बैठ गए प्लस एक छोटा बैकपैक भी बैठ गया। इस गाड़ी में एक स्मॉल और एक लार्ज बैठा, उसके अलावा ज़्यादा जगह बची नहीं थी इन द बूट। सो इस वजह से इस गाड़ी का बूट स्पेस जो है वो इसके फेवर में नहीं जाता है। अगर आपकी गाड़ी में 4-5 लोग जा रहे हैं तो पहले रियर सीट उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, प्लस बूट स्पेस भी सबसे बड़ी नहीं रहेगी इन द एंटायर कैटेगरी। ऑलराइट गाइज, अभी हम गाड़ी के अंदर रेडी हैं टू लीव। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो इसमें आपके पास मल्टीपल ड्राइव मोड्स आते हैं। अब जैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की है तो मैंने इसे इको पे रखा है और यहाँ इको पे फ़िलहाल जो दिखा रहा है 292 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है विथ एसी ऑन। ओके, अब जब मैं इसे नॉर्मल मोड पे डालता हूँ तो यहाँ पे लगभग 272 का रेंज दिखा रहा है, अब 278 दिखा रहा है सॉरी। एंड जब मैंने इसे डाल दिया इनटू स्पोर्ट तो ये लगभग 254 के अंदर इसका रेंज आ गया अप्रॉक्सीमेटली। अब ये सब जो है ना विथ एसी ऑन है और ये प्रिडिक्टेड है कि इतना चलना चाहिए जो मेरी लास्ट ड्राइविंग साइकिल रही। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एसी ऑफ कर देता हूँ कम्प्लीटली तो ये मेरा रेंज बढ़ गया। अब मेरा रेंज स्पोर्ट के लिए 290 के आसपास आ गया एंड मेरा नॉर्मल में भी रेंज यहाँ पे बढ़ जाता है, प्लस मेरा रेंज फॉर इको भी काफ़ी बढ़ गया। तो ये सब चेंज इसमें आ जाता है। अब मैं इसको वापस एसी ऑन कर देता हूँ एंड अपने मोड को मैंने स्पोर्ट पे ही रखा है एंड हियर वी गो। ओके, मैं इसको सिर्फ ड्राइव पे डाल दूंगा एंड यू आर गुड टू मूव। जो मेन चेंज इस गाड़ी में आया ना वो है इसके बैटरी पैक में। पहले इसका बैटरी पैक लगभग 44 किलोवाट आवर का था, अब 50 किलोवाट आवर का है ऑलमोस्ट। अब ये किलोवाट आवर क्या लॉजिक है, क्या समझाऊं मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स में। तो 1 किलोवाट जो रहता है ना वो उसका बैटरी का साइज रहता है। तो अगर वो 50 किलोवाट हुआ यानी कि 44 से 50 हो गया, यानी कि अगर मैं चार्जिंग सेंस में आपको बताऊं तो 1 यूनिट आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का लगता है वो 1 किलोवाट आवर को चार्ज करने में जाता है। तो आपके पास टोटल अब 44 की जगह आप 50 किलोवाट आवर पे इसको चार्ज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, इस कर्स काइनेटिक एनर्जी रीजनरेटिव सिस्टम, या आप इसको रीजन सिस्टम समझ लो इन सिंपल शब्दों में। अब क्या है, देखिए आगे मेरे एक स्पीड ब्रेकर है। तो इलेक्ट्रिक कार में क्या है, अब जैसे ही मैं इसको पहले फर्स्ट लेवल पे डालता हूँ, जैसे ही मैंने पैर हटा दिया ब्रेक से तो मेरी गाड़ी धीरे धीरे स्लो हो रही है। अगर मैं इसको लेवल 2 पे डालता हूँ तो ब्रेकिंग थोड़ा और तेज़ हो जाता है, 3 पे डालता हूँ तो ब्रेकिंग एकदम तेज़ होकर गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है ना इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चलती है। अब जैसे ही आप जितना ज़्यादा आपका टायर घूमेगा, जितना आप ज़्यादा पावर दोगे उसको, वो उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगा। बट जैसे ही आप एक्सीलेटर से पैर हटा देते हो तब क्या होता है, आपकी गाड़ी धीरे धीरे ब्रेक लगाने लगती है और वो जो ताकत है इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू बैटरी पावर। तो आपका बैटरी का रेंज कम घटता है, या फिर अगर आप बहुत डाउन हिल आ रहे हो तो आपका बैटरी का रेंज बढ़ जाता है काफ़ी हद तक। काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने रीजन में 2, 4, 5, 6 किलोमीटर बढ़ा है। तो वो कहानी यहाँ पे आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाती है। तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि यार आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी ली बट आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है। उनका ऑफेंसिव मतलब नहीं है, उनका कहने का मतलब ये रहता है कि आपने अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी ली है तो उसको थोड़ा चलाने का स्टाइल अलग रहता है। अब जरूरी नहीं आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। अगर आपको आगे सिग्नल है, आपको नॉर्मल ब्रेक दबाना, आप दबाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कहीं ना कहीं आपका रेंज थोड़ा कम हो जाएगा कंपेरेटिवली। सो ये चीज़ फर्क पड़ती है इन एन इलेक्ट्रिक कार कंपेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल कार। एक चीज़ जो जनरली इलेक्ट्रिक कार के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, जी हाँ ये गलत इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में पावर नहीं रहता है। भैया उसमें जो पिकअप रहता है ना वो आपको नॉर्मल गाड़ी में मिल ही नहीं सकता। अब जैसे मैं स्पोर्ट में हूँ और जैसे मैंने एक्सीलेटर दबाया ये गाड़ी क्या तेजी से निकल गई है इन एब्सोल्युटली नो टाइम। सो इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो पिकअप रहता है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है कंपेयर टू अ रेगुलर पेट्रोल और डीजल कार, क्योंकि इसमें जो पावर रहता है ना वो एक मतलब वो शुरू ही पीक से होता है और चलता ही पीक पे।
बाकी पेट्रोल डीजल गाड़ी में कैसे वो टर्बो आता है, ओ पावर आ गया सडनली फील हुआ, यहाँ पे आपका पावर कांस्टेंट है, मेंटेन्ड है इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से। तो इस वजह से आप जैसे ही एक्सीलेटर दबाते हो गाड़ी जगह उड़ जाती है, देखो देखा। तो जैसे ही एक्सीलेटर पे पैर रखते हो गाड़ी आगे निकल जाती है तुरंत ही। तो आपको पिकअप के मामले में कोई भी इलेक्ट्रिक मॉडर्न डे कार में ये चीज़ का सोचना पड़ेगा ही नहीं। हाँ, अगर आप जितना ज़्यादा तेज़ चलाओगे आपका रेंज कम होगा। एंड इलेक्ट्रिक कार में एक और एक चीज़ है, जनरली आप पेट्रोल डीजल गाड़ी में क्या सुनते हो कि सिटी में आपको 10-12 मिलता है माइलेज और हाईवे पे आपको 14-15 का माइलेज मिलता है। इस केस में उल्टा है, क्योंकि क्या है, इस गाड़ी में गियर नाम की चीज़ नहीं होती है। ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है सीधा पहियों को पावर देता है, तो जितने ज़्यादा तेज़ पहिए घूमते उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर पावर खाता है, और जितना ज़्यादा वो मोटर पावर खाएगा उतना जल्दी आपका रेंज कम होगा। तो ये चीज़ की वजह से इलेक्ट्रिक कार अगर आप हाईवे पे चलते हैं, तो मान लीजिए अगर आप 80 पे चल रहे हैं और अगर कोई और 100 पे चल रहा है उसी गाड़ी में, तो 100 वाले को रेंज काफ़ी कम हो जाएगा कंपैरेटिवली। और जो सिटी में जो स्टॉप एंड गो छोटा मोटा होता है ना, 30-40, 40-50-60 पे, वो जो है उसके लिए बहुत एफिशिएंट है। तो इस वजह से अगर आप शहर में इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाते हो तो आपका रेंज डेफिनेटली बेटर रहेगा। अब ZS EV के मायने से अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे इस गाड़ी में टायर नॉइस काफ़ी है। मतलब आपको कैबिन के अंदर नॉइस सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि इंजन नॉइस है नहीं, तो टायर नॉइस इस गाड़ी में काफ़ी लाउड है। एंड रोड नॉइस है इस गाड़ी में काफ़ी अंदर। तो इंसुलेशन में दिक्कत नहीं है, बट आई थिंक मे बी टायर की क्वालिटी अलग हो, या टायर थोड़ा हार्डर हो, या टायर ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए बनाया गया हो, तो इस वजह से वो नॉइजी है। एक और एक चीज़ जो ZS EV में नई डाली गई है वो है इसके मिरर्स पे। आप नोटिस करोगे कि एक लाइट आती रहती है, अगर मेरे बगल से कोई गया लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो इसमें एक लाइट जल जाती है जो आपको वार्न करती है कि बाजू में कोई है। तो ये ब्लाइंड स्पॉट आपको लेन के ब्लाइंड स्पॉट के बारे में इंडिकेट करके बता देता है। 2-3 चीज़ें और बताऊंगा आपको ZS EV के बारे में। इस गाड़ी में मैंने बॉम्बे दिल्ली रोड ट्रिप किया था, ऑफकोर्स वो प्री फेसलिफ्ट था। चलाने में वैसी है गाड़ी, राइड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, हैंडलिंग भी कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टीयरिंग भी एकदम लाइट है इसका, तो आराम से चला के जा सकते हो आप कहीं पे भी। पिकअप तो आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने। सो ये सारे मामलों में गाड़ी शॉर्ट है मेरे हिसाब से। अगर आप शहर में ज़्यादा चला रहे हैं गाड़ी, तो आप कर्व्स का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। गाड़ी नॉर्मल मोड पे चलाइए, इको पे मत चलाइए। एंड जितना हो सके आप प्यार से चलोगे ना, गाड़ी का पिकअप आपको अच्छा ही मिलता है। मैंने एकदम प्यार से एक्सीलेटर भी दबाता हूँ तो गाड़ी आराम से निकल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। तो सिटी में चलाना है या हाईवे पे जाना है, यू विल हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। अब यहाँ का एग्जांपल देखिए, यहाँ मुझे ये सिग्नल पे रुकना है, मैंने ब्रेक से पैर हटा दिया, कर्व्स 1 पे मेरा, अब मैंने कर्व्स 2 पे डाल दिया क्योंकि मेरा डिस्टेंस कम हो रहा है और मुझे लगता है मुझे और थोड़ा ब्रेकिंग की जरूरत है। अब 3 पे डाल दिया तो मेरा ब्रेक पे पैर है ही नहीं, और मेरी गाड़ी 18, 15, 16, 14, 13, 12, और मैंने ब्रेक पे अभी पैर लगा दिया और गाड़ी रुक गई मेरी कंप्लीटली। ऑलराइट गाइस, तो अब वर्डिक्ट की बारी, कि आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए या कुछ और कंसिडर करना चाहिए मार्केट में। मतलब क्लैरिटी लाता हूँ मैं आपके लिए। देखिए, आपने बोला रेंज बढ़ाओ, MG ने रेंज बढ़ा दिया आपके लिए, उन्होंने बैटरी साइज भी बढ़ा दिया। अब अगर कोई भी बैटरी साइज बढ़ाएगा उसका कॉस्ट बढ़ेगा, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ी मार्केट में आती है उसका मेन कॉस्ट उसका बैटरी का रहता है। तो अगर बैटरी कॉस्ट बढ़ रहा है दैट मीन्स गाड़ी का कॉस्ट भी बढ़ेगा। तो अगर आप मांगोगे 400, 500, 800, 1000 किलोमीटर, आपको वो मिल जाएगा, लेकिन आपको तैयार होना चाहिए वो एक्स्ट्रा कीमत देने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर मैं MG होता, मैं थोड़ा आइडिया अलग करता। व्हाट आई वुड हैव डन इज, मैं इसमें 2 की जगह 3 वेरिएंट्स पॉसिबली दे देता। एक वेरिएंट देता जिसमें जो ऑलरेडी लोअर ट्रिम है उनका, जिसमें आपको ज़्यादा रेंज मिल रहा है विथ लेस फीचर्स, और एक वेरिएंट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है विच इज़ दिस एक्सक्लूसिव, जिसमें आपको ज़्यादा रेंज है विथ ज़्यादा फीचर्स। तो जो उनकी पुरानी बैटरी पैक है मैं वो भी ऑफर करता विथ लेसर सेट ऑफ फीचर्स। तो जिनको सिर्फ एक इलेक्ट्रिक कार चाहिए स्पेसिफिकली, और उसको MG ही चाहिए, या उनको एक ज़्यादा प्रीमियम वाली गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पे ZS EV उनके लिए अच्छी चॉइस बन जाती है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो ओरिजिनल इसका रेंज था ऑफ 340, 400 का जो क्लेम्ड रेंज पहले थे इनके दोनों, वो बहुत सफिशिएंट है आपके डेली सिटी ड्राइविंग के लिए। मतलब आप अगर आप नोएडा में रहते हो और गुड़गांव जाते हो और रिटर्न भी आते हो, तो भी आपका 120 किलोमीटर के अंदर ही मैक्सिमम ड्राइविंग रहता है। फिर भी आप उसमें 2 से 3 दिन तो मिनिमम निकाल दोगे उस बैटरी पे। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से
अगर आप बहुत दूर ट्रैवल करो, जैसे आप मुंबई से आप चले गए नासिक, फिर वहाँ से कहीं और चले गए, या मुंबई से आप सतारा या गोवा की तरफ जा रहे हो, तब आपको चार्जर्स की ज़रूरत पड़ेगी। वरना अगर आप शहर में ही चला रहे हो, लाइक इवन इफ़ यू ड्राइव एकदम मीरा रोड से साउथ बॉम्बे और वहाँ से वापस मीरा रोड, तो भी आपके पास बहुत रेंज बचेगा कि आप वो एक बार वो ट्रिप तो कर ही लो ऑन द ZS EV जो पहला वाला था। तो अब क्योंकि आपका रेंज बढ़ गया है, बैटरी की क्वांटिटी बढ़ गई है, तो इस वजह से गाड़ी का कॉस्ट भी वहाँ एनहांस हो गया है। और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या मुझे गाड़ी लेनी चाहिए नहीं, मेरे हिसाब से इट्स अ ग्रेट चॉइस। फीचर्स चाहिए नहीं, वो आप बताइए, आपकी डिसीजन है, उसमें मैं आपके लिए डिसीजन नहीं लूँगा। बट एज अ रेंज फैक्टर अगर आपका जो वरी रहता है, वो यहाँ पे क्लियरली सॉर्ट आउट हो गया इस गाड़ी में। प्लस आपके पास होम चार्जर भी लग जाते हैं। अगर आपके पास होम चार्जर नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, वरना अगर आपने घर पे चार्जर लगाया हुआ है, यू आर सॉर्टेड विद दैट। आज काफ़ी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि आप लोकली बिल्डिंग में चार्ज करो। काफ़ी जगहों पे जो सोसाइटीज़ में हर्डल्स आ रहे थे, उस पे भी काफ़ी काम हो गया है। एंड अगर आप स्टेट में हो, जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, आई डोंट नो ऑल स्टेट्स का, पर कोई कोई स्टेट्स में आपके पास एक और एक फैसिलिटी है कि अगर आपने एक इलेक्ट्रिक कार लिया तो आप उसका एक सेपरेट मीटर ले सकते हो, और उसका कॉस्ट कम रहता है। क्योंकि जनरली जब आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने जाते हो, आप नोटिस करोगे जितनी ज़्यादा आपकी यूनिट्स कंज्यूम्ड है, उतना हायर आपका पर यूनिट का कॉस्ट बढ़ जाता है। तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि आप सेपरेट लाइन ले लो, और ये बहुत ही क्विक प्रोसेस है। एटलीस्ट महाराष्ट्र में जितना मैं जानता हूँ, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, ये प्रोसेस काफ़ी क्विकली हो जाता है। ज़्यादा हर्डल्स आपको यहाँ जनरली नहीं आते। सो इस वजह से अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने की सोच रहे हो, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ रनिंग है वो बहुत लो हो जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आपका बिजली का कॉस्ट 10 रुपीज़ पर यूनिट है, विच इज़ लाइक कोई कोई जगह पे तो 5-6 भी चल रहा है, मैं 10 पकड़ के चलता हूँ। अगर 10 रुपया आपका पर यूनिट का कॉस्ट है, तो इस गाड़ी को पूरी तरह चार्ज करने में आप केवल 500 रुपये का खर्चा करोगे। जी हाँ, केवल 500 रुपये में ये पूरी गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी। और अगर आपको ये 350 का भी रेंज देती है, तो भी इसका कॉस्ट पर किलोमीटर 1.5 रुपये के अंदर आता है। वेराज अगर आप इसका पेट्रोल वर्जन को गिनेंगे, या कोई भी गाड़ी जो 20-25 लाख में आती है उसके पेट्रोल वर्जन को गिनेंगे, तो वो आपको कम से कम 10 से 14 रुपया पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है। आपको पेट्रोल या डीजल भी अगर आप देखेंगे तो 8-9 रुपया पर किलोमीटर आता है। तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कॉस्ट में आपके डेली रनिंग में। तो आपके लिए इलेक्ट्रिक कार तब सूटेबल है अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है विद इन द सिटी, या फिर आप एक टेक एंथुजियास्ट है जो फ्यूचर के लिए रेडी रहना चाहते हैं। क्या इलेक्ट्रिक कार्स कंप्लीटली पेट्रोल और डीजल कार्स के ऊपर टेक ओवर कर लेंगी? कंप्लीटली नहीं। तो अगर आप 2025 या 2028 तक का टाइमलाइन देखते हैं, मे बी अबाउट 30 to 40% गाड़ियाँ जो मार्केट में बेची जाती है वो इलेक्ट्रिक में बन जाएगी। बट इट विल नॉट बी द स्टोरी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ही बिक रही है, पेट्रोल डीजल बंद हो गया। अगर डीजल बंद होता है तो पेट्रोल भी बंद होगा साथ में। बट वो अगले 10 साल तक तो एटलीस्ट इंडियन मार्केट में नहीं होने वाला है। इवन जो यूरोपियन मार्केट्स है वो 2040 तक का टारगेट रखे टू गो फुल इलेक्ट्रिक। तो इंडिया को और 10 साल ले लो उसके बाद, तो एटलीस्ट 25 से 28 साल तो पेट्रोल जिंदा है मार्केट में, जब तक पेट्रोल खोद के निकाला जा सकता है। तो ये हमारा आज का वीडियो ऑन द MG ZS EV। उम्मीद करते हैं मैंने आपके डाउट जो है उसको क्लैरिफाई किया हो। अगर आपको फिर भी लग रहा है कुछ छूट गया है, आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल पे मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये सारी गाड़ियाँ एक्सपीरियंस की हुई है, वो आपको बताएंगे आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है और किस वजह से। ओके, तो आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट motoroctane.com/car-consultancy पे जाना है। वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने एंड कॉल टाइम बुक करना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और हमारे और बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोज़ आ रहे हैं कमिंग डेज में, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और वो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो गाइस। टेक केयर, सी यू टुमारो, बाय।